नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लौटती बहार। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्नेहा दीदी और नीलेश जीजाजी आ रहे हैं, आप उन्हें जाकर ले आना। मेरे ऑफिस में एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, मेरा जाना संभव नहीं हो सकेगा। नेहा अपने पति सुभाष से बोली, मैं नहीं जा सकूंगा, फ़ोन कर दो, टैक्सी करके आ जाएंगे। सुभाष ने स्वयं में डूबे हुए उत्तर दिया, विवाह के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, बुरा मान जाएंगे। आपकी दीदी आई थी तो आप एक सप्ताह भर घर से काम करते रहे थे, अब एक दिन भी नहीं कर सकते। दीदी हमारी सुखी गृहस्थी देखने आई थी, हम कितने सुखी दिखे कह नहीं सकता, पर यह अवश्य कह सकता हूँ कि वे काफ़ी निराश लग रही थीं। मैंने तो तभी सोच लिया था, जैसे हम अपना कार्य स्वयं करते हैं, अपना पैसा अलग रखते हैं, मित्र अलग हैं, वैसे ही संबंधी भी अलग ही रहने चाहिए, है कि नहीं? सुभाष लापरवाही से बोला तो नेहा खून का घूंट पीकर रह गई। 6 वर्षों तक प्रेम की पींगे बढ़ाने के बाद सुभाष और नेहा का विवाह हुआ था। दोनों के विवाह को 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, पर विवाह पूर्व का प्रगाढ़ प्रेम कब का काफूर हो चुका था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे। मधुयामिनी के समय ही दोनों में इतना झगड़ा हुआ था कि 5 सितारा होटल के प्रबंधक ने बड़ी शालीनता से दोनों को होटल छोड़कर जाने की सलाह दे डाली थी। हमने पूरे सप्ताह के लिए अग्रिम किराया दे रखा है, नेहा क्रोधित स्वर में बोली, जबकि सुभाष चुप खड़ा देखता रहा। आप ठीक कह रही हैं महोदया, पर हम अपने दूसरे अतिथियों को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते। रही आपके अग्रिम किराए की बात, तो आपने हमारे फर्नीचर और कप प्लेटों पर जो कृपा की है उसका हर्जाना तो चुकाना ही पड़ेगा, शेष रकम हम लौटा देंगे। उत्तर मिला। दोनों चुपचाप अपने कक्ष में चले गए थे और अपने आगे के कार्यक्रम पर विचार करना चाहते थे, पर विचार करते तो कैसे, दोनों के बीच अबोला जो पसर गया था। सुभाष सोफे पर ही पसर गया था, पर आंखों से नींद कोसों दूर थी। नेहा नर्म गुदगुदे बिस्तर पर भी करवटें बदलती रही थी। दोनों के बीच एक शब्द का भी आदान प्रदान नहीं हुआ था। अगले दिन हालचाल जानने के लिए दोनों के माता पिता के फ़ोन आए तो दोनों में स्वतः ही बोलचाल हो गई थी। किसी तरह दोनों ने वह समय गुजारा था, क्योंकि वापसी के टिकट पहले से ही बुक थे, अतः पहले जाना संभव नहीं था। कुछ औपचारिकताओं के लिए उन्हें सुभाष के माता पिता के यहाँ रुकना पड़ा था। दोनों के उतरे चेहरे देखकर सुभाष की माँ का माथा ठनका था। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? तुम दोनों ही बड़े तनाव में लग रहे हो। थोड़ा सा एकांत मिलते ही उन्होंने पूछ लिया था। माँ, समझ में नहीं आता, क्या कहूँ क्या नहीं। लगता है मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठा हूँ। हम दोनों का साथ रहना संभव नहीं लगता। क्या कह रहे हो? पिछले 6 वर्षों से तो तुम उसके दीवाने बने घूम रहे थे। याद है मैंने कितना समझाया था कि पहले अपनी छोटी बहन का विवाह हो जाने दो, फिर तुम्हारा विवाह करेंगे, पर तब तुमने एक नहीं सुनी थी। ठीक कह रही हो माँ, सच पूछो तो नेहा की कलई तो अब खुली है। लगता ही नहीं है कि कभी हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। सुभाष बुझे स्वर में बोला था। क्या सोचा था, क्या हो गया? सोचा था तुम दोनों खुश रहोगे तो हम भी आनंदित रहेंगे, पर यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट होता दिख रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, सोना जानिए कसे, मनुष्य जानिए बसे। दुख तो इस बात का है कि तुम 6 वर्षों में भी नेहा को नहीं समझ पाई, इन छोटी बातों को दिल से नहीं लगाया करते। माँ, थोड़े दिन और देखते हैं,
ऐसा ही रहा तो अलग हो जाएंगे। खबरदार, जो कभी फिर ऐसी बात मुंह से निकाली। हमारे खानदान में आज तक किसी ने तलाक की बात जबान से नहीं निकाली। इधर तुम्हारी शादी को 4 दिन हुए हैं और तुम लगे अलग होने की बातें करने। माँ बिगड़ गई थी। मैं भी तुरंत अलग नहीं होने जा रहा हूँ। हमारा प्रेम 6 वर्ष पुराना है। विवाह कम से कम 6 माह तो चलना ही चाहिए। हर परिवार में कोई न कोई कार्य पहली बार अवश्य होता है। यों भी विवाह का अर्थ आजीवन कारावास तो है नहीं कि हर हाल में साथ निभाना ही पड़ेगा। सुभाष अनमने स्वर में बोलकर चुप हो गया था, पर माँ के चेहरे की उदासी उसे देर तक झकझोरती रही थी। आज नेहा से बहस होने के बाद माँ से बात करने की तीव्र इच्छा हुई तो उसने फ़ोन मिला ही लिया। क्या बात है सुभाष, आज माँ की याद कैसे आ गई? माँ उसका स्वर सुनते ही पहचान गई थी। क्या कह रही हो माँ? याद तो उसकी आती है जिसे भुला दिया गया हो। आप तो हर समय साए की तरह मेरे साथ रहती हैं। अच्छा लगा सुनकर। और सुनाओ, क्या चल रहा है? कल नेहा की दीदी और जीजाजी पधार रहे हैं। काफ़ी खुश लग रही है। मुझसे कहने लगी कि मैं उन्हें जाकर के ले आऊं। उसे ऑफिस में काम है। मैंने तो साफ कह दिया, तुम्हारी दीदी हैं, तुम जानो, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। और सुभाष हंस दिया। क्या हो गया है तुम्हें सुभाष? तुम तो पड़ोसियों तक की मदद करने को भी तैयार रहते थे। अतिथि हमारे तुम्हारे नहीं होते, वे तो सबके साझे होते हैं। माँ ने समझाना चाहा। दीदी भी आई थी न माँ, तब नेहा ने ऐसा व्यवहार किया था जैसे वे कोई अजनबी हों। मैं उस बात को चाहकर भी नहीं भुला पाया। घर गृहस्थी में ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते बेटे। तुम दोनों को जीवन साथ बिताना है। थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो राह आसान हो जाएगी। माँ, आपको मेरी ही गलती नजर आ रही है। सही जवाब नहीं देने का अर्थ होगा हार स्वीकार कर लेना। आप तो जानती ही हैं कि हार स्वीकार करना मेरे स्वभाव में है ही नहीं। मैंने हार जीत की तरह कभी सोचा ही नहीं। जीवन कोई युद्ध तो है नहीं, फिर भी मैं यह तुम्हारे विवेक पर छोड़ती हूँ। और सुनाओ, कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है। आप और पापा कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ ना, अच्छा लगेगा। सोचेंगे तुम्हारी छोटी बहन सुनंदा का विवाह तय हो गया तो शायद तुम लोगों को ही आना पड़े। नेहा समानांतर फोन पर दोनों का वार्तालाप सुन रही थी। उसकी आंखों में अपनी मॉम की छवि तैर गई, जिन्होंने उसके मन मस्तिष्क में यह कूट कूट कर बैठा दिया था कि अपने हितों की रक्षा के लिए उसे शुरू से ही सजग रहना होगा, ताकि वर पक्ष सदा डरा सहमा सा रहे। अधिक चूं चौपड़ करे तो पुलिस की धमकी देने से भी पीछे मत रहना। दुनिया देखी है मैंने। तुम दोनों को मैंने कैसी मुसीबतों में पाला है, यह मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे पापा और उनके परिवार ने तो मेरा जीवन नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर बाद में वे भी समझ गए थे कि मैं दूसरी ही मिट्टी की बनी हूँ। उन्होंने उसे समझाया था। नेहा के लिए माँ की हर बात अटल सत्य होती थी। सुभाष से उसका प्रेम प्रसंग भी तभी आगे बढ़ा था जब मॉम ने स्वीकृति दी थी। सुभाष और उसकी माँ की बातें सुनकर नेहा कुछ सोचने को विवश अवश्य हुई थी, पर वह अपनी भूल स्वीकारने को तैयार नहीं थी। अहम जो आड़े आ रहा था, वह केवल मन ही मन सोचती रही कि शायद सुभाष का हृदय परिवर्तन हो जाए और वह अपनी माँ की बात मान ले, पर सुभाष ने ऐसा कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया। हारकर उसे इस नेहा को फोन करना ही पड़ा कि दोनों की अति व्यस्तता के कारण वे उन्हें लेने नहीं आ सकेंगे, अतः वे टैक्सी करके आ जाएं। उसने अपनी आया को भी भली भांति समझा दिया
कि मेहमानों का किस प्रकार विशेष ध्यान रखना है। फिर भी दिन भर नेहा चिंता में डूबती उतरती रही। पता नहीं स्नेहा क्या सोच रही होगी। विवाह के बाद पहली बार आ रही है, वह भी नीलेश जीजाजी के साथ। वह जब मुंबई में पढ़ रही थी तो हर सप्ताह बड़े अधिकार से स्नेहा के यहाँ पहुँच जाती थी। स्नेहा ने भी उसके स्वागत सत्कार में कभी कोई कमी नहीं की। स्नेहा को न केवल खाना खिलाने का शौक था, पाक कला में भी उसे दक्षता प्राप्त थी। नित नए पकवान बनाना उसे खूब भाता था। नेहा की विचारधारा अविरल बहती जा रही थी। उधर नेहा को रसोई घर में घुसने के नाम से ही डर लगता था। फिर भी उसने फ्रिज को फलों और सब्जियों से भर दिया था। उसे पता था नीलेश को बाहर खाने का शौक नहीं है, इसीलिए वह लगभग हर तरह की सामग्री खरीद लाई थी। घर पहुंचते ही संवेद स्वर में खिलखिलाहट के स्वर सुनकर उसके होठों पर भी मुस्कान तैर गई। स्नेहा जहाँ हो वहाँ मस्ती का साम्राज्य होना स्वाभाविक है। क्या बात है, तुम सब इतना खिलखिलाकर क्यों हंस रहे हो? मुझे भी तो बताओ। माफ़ कर दो दीदी जीजाजी, मैं चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सकी। पूरे दिन मन इतना तड़पता रहा कि पूछो मत। मुझे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम ही बताओ दीदी, हम नौकरी क्यों करते हैं? अपना और अपनों का ख्याल रखने के लिए ही ना। नेहा, इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या पराए हैं कि तुम्हें क्षमा मांगनी पड़े। वैसे भी सुभाष ने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया कि तुम्हारी याद तक नहीं आई। नीलेश ने हंसते हुए कहा, रहने दो ना, क्यों चिढ़ाते हो बेचारी को, दिन भर खटकर घर लौटी है। स्नेहा ने टोका, लो भला, मैं क्यों चढ़ाने लगा तुम्हारी प्यारी बहन को। मैं तो केवल यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे कारण नेहा को किसी अपराध बोध से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बड़े मज़े में हैं। जानती हूँ मेरी गैर मौजूदगी में सब प्रसन्न ही रहते हैं। शायद मेरा चेहरा ही ऐसा है जिसे देखते ही सब दुखी हो जाते हैं। नेहा रोआसे स्वर में बोली। इसका उत्तर तो सुभाष ही दे सकते हैं, क्योंकि हम तो आज ही आए हैं। अतः तुम्हें देखते ही दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे भी हम तुम्हारी गैर मौजूदगी में प्रसन्न क्यों होने लगे भला? नीलेश ने ठहाका लगाया। मैंने तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने कब से बंद कर दिए हैं। ऐसी बातों को तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता हूँ। सुभाष शांत स्वर में बोला, वाह, तुम तो यह कला बड़ी जल्दी सीख गए। हम तो अब तक नहीं सीख पाए। नीलेश फिर हंस दिया। देख लिया ना दीदी, जो मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है, उससे कैसा संवाद कायम हो सकता है। नेहा तीखे स्वर में बोली। नेहा, तुम तो गंभीर हो गईं। ऐसी बातों को सहजता से लेना सीखो। सुभाष का वह अर्थ नहीं है जो तुम लगा रही हो। वह तो केवल मजाक कर रहा है। स्नेहा ने समझाना चाहा। मैंने तो कब का कहना सुनना छोड़ दिया है दीदी। मॉम ने मुझे पहले ही सावधान किया था कि हमारे और सुभाष के परिवारों की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है, पर मैंने ही ध्यान नहीं दिया था। समझी तो आजकल मॉम की सलाह पर अमल किया जा रहा है। स्नेहा हंसी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? माँ से अधिक मेरा भला बुरा और कौन सोचेगा? सच पूछो तो वे मेरी माँ होने के साथ साथ मेरी मित्र तथा मार्गदर्शक भी हैं। जानकर प्रसन्नता हुई। हमारा कोई भाई नहीं है ना, इसीलिए शायद तुम श्रवण कुमार बनने का प्रयत्न कर रही हो। मॉम के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। आवश्यकता पड़ने पर मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर अभी प्रश्न वह नहीं है। अभी वे मेरी शादी को बचाने में लगी हैं। आप विश्वास नहीं करोगी कि शादी के बाद
सुभाष कितना बदल गया है। हर बात में अपनी ही चलाता है। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। मॉम ने समझाया, अभी से नकेल कसकर नहीं रखी तो जीवन भर पैर की जूती बनाकर रखेगा। अतः अभी से सावधान हो जाओ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या कह रही है? यह सब तुझसे मॉम ने कहा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और तुझे मॉम से सुभाष की शिकायत करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने शिकायत नहीं की थी। मॉम ने ही खोद खोद कर पूछा था। एक माँ अपनी बेटी की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं मॉम की आलोचना नहीं कर रही। उनकी हम दोनों के लिए चिंता स्वाभाविक है, पर पति पत्नी का संबंध बहुत नाजुक होता है। इसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप घातक हो सकता है। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो। अपने निर्णय स्वयं लेने सीखो। छोड़ो ये सब दीदी, तुम बताओ घर कैसे पहुंची? घर पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? लो भला, परेशानी क्यों होने लगी? सुभाष हमें एयरपोर्ट से घर ले आया, हमारी खूब खातिरदारी की। हमारा दिन तो खूब अच्छा गुजरा। तुम्हारी कमी अवश्य खली। तुम भी आ जाती तो 4 चांद लग जाते। एक दिन और दीदी, उसके बाद तो पूरे 4 दिन की छुट्टी ली है मैंने। खूब घूमेंगे फिरेंगे। मैंने कई अच्छे रेस्तरां ढूंढ रखे हैं। कल के बाद घर में खाना बंद। ऐसे ऐसे व्यंजन खिलाऊंगी तुम्हें कि मन प्रसन्न हो जाएगा। क्या कह रही है नेहा? नीलेश को तो बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। मुझे भी नए पकवान बनाने का बड़ा शौक है। इस संबंध में हम दोनों की खूब पटरी बैठती है। यही तो समस्या है। अधिकतर पुरुष यही चाहते हैं कि पत्नी दिन भर रसोई में घुसी रहे। मुझे तो मॉम ने पहले ही सावधान कर दिया था। वे नहीं चाहती कि मैं भी तुम्हारी तरह दिन भर खाना पकाती रहूं। हम दोनों तो अपना नाश्ता खाना सब स्वयं बना लेते हैं। सुभाष को भी खाना पकाने का शौक है क्या? बहुत शौक है दीदी। मैं ही प्रोत्साहित नहीं करती। इसके कई नुकसान हैं। एक तो रोज कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, फिर रसोई गंदी हो जाती है, करते रहो सफाई। इसीलिए तो मॉम कहती हैं कि पति की आदत खराब मत करो, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। दीदी, एक राज की बात बताऊं? बताओ। रोका किसने है? पिछले 1 वर्ष से हमारी गैस खत्म नहीं हुई है। गैस एजेंसी वालों ने सोचा कि हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, अतः हमारा कनेक्शन ही हटा दिया था। और फिर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस दी। मॉम ने यह भी सिखाया है क्या? यही समझ लो, शादी के बाद जीवन कैसे बिताना है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सब कुछ मॉम ने ही सिखाया। वे तो यह भी कहती हैं कि पति को चुस्त दुरुस्त रखना है तो किचन से दूर रखना सीखो, वरना खूब खा खा कर फूल जाएंगे। इसीलिए मॉम ने पापा को घर और जीवन दोनों से ही निकाल फेंका। इस नेहा के स्वर की कड़वाहट से नेहा चौंक गई। क्या कह रही हो दीदी? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, कुछ नहीं, यूँ ही मेरे मुंह से निकल गया था। कुछ तो है जिसे तुम मुझसे छिपा रही हो। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। मॉम ने वही किया जो करने की सीख वे तुम्हें दे रही हैं। तुम बहुत छोटी थी तब, पर मुझे सब अच्छी तरह याद है। पापा अच्छा कमाते थे। कुछ दिनों तक घर में कुक भी थी, पर मॉम ने स्वयं कुछ पकाती थी न उसे पकाने देती थी। हार कर उसे हटा दिया था पापा ने। मेरा बचपन तो केक, डबल रोटी, पिज्ज़ा तथा बाहर से लाए अन्य खाद्यान्नों को खाते ही पीता। कभी कभी पापा पकाया करते थे तो मैं भी उनके साथ हो लेती। शायद तभी से मुझे खाना पकाने का शौक लगा। मुझे तो पापा का चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। नेहा सोच में डूब गई। तुम्हें कैसे याद होगा? नन्ही बच्ची थी तुम। मैं भी 10 वर्ष की थी जब माँ पापा अलग हो गए थे। मैं कई दिनों तक रोती रही थी, पर किसी को मुझ पर दया नहीं आई थी।
मैं तो पापा के साथ रहना चाहती थी, पर माँ ने अनुमति नहीं दी। कुछ दिनों तक पापा स्कूल में मिलने आते थे, मुझे कुछ पैसे और खिलौने भी दे जाते थे। माँ को पता लगा तो स्कूल जाकर उनके मुझसे मिलने पर रोक लगवा दी। उन्हें लगता था कि पापा मुझे उठाकर ले जाएंगे। तब से मन में माँ के प्रति ऐसी उदासीनता घर कर गई कि चाहकर भी मैं उन्हें कभी प्यार नहीं कर सकी। माँ भी समझ गई थी, इसीलिए मुझे हॉस्टल में डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। खूब याद है, तुम केवल छुट्टियों में घर आती थी, तब हम दोनों कितनी मस्ती किया करते थे। तेरे लिए ही तो आया करती थी मैं, माँ के पास तो हमारे लिए समय ही कहाँ था। शायद इसीलिए माँ ने मुझे भी हॉस्टल में डाल दिया था। तुम्हारे कॉलेज जाने से पहले हम दोनों साथ में कितनी मस्ती किया करते थे, पर तुम्हारे जाने के बाद तो न स्कूल में मन लगता था न घर में। पता है, हम दोनों का बचपन घोर एकाकीपन में बीता। माँ को भी क्या मिला, उनके तथाकथित मित्र एक एक करके दूर चले गए। अब तो अमन अंकल को छोड़कर शायद ही कोई उनकी खोज खबर लेता हो। स्नेहा का स्वर बेहद उदास था। नाम मत लो अमन अंकल का, हमारे परिवार की बर्बादी में उनका बड़ा हाथ है। नेहा एकाएक क्रोधित हो उठी। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना छोड़ दो मेरी प्यारी बहना, अभी तो अपना घर संभालो। तुम्हारा घर टूटा तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें क्या लगता है सारा दोष मेरा ही है? बहन हूँ तुम्हारी, झूठ नहीं बोलूँगी। दोष किसका है यह नहीं कहूँगी, पर अपनी गृहस्थी को केवल तुम ही बचा सकती हो, यह मैं अवश्य कहूँगी। माना दोनों बहनें बहुत दिन बाद मिली हैं, पर क्या आज रत्र जगह है? तभी हंसते हुए नीलेश ने प्रवेश किया। मुझे लगा आप दोनों फिल्म देख रहे हैं, हमारी सुध ही कहाँ थी आपको? स्नेहा हंसी। फिल्म तो कब की समाप्त हो गई है, अब तो सोने जा रहे हैं हम। चलो हम भी सोते हैं, नेहा भी थकी हुई है, कहकर स्नेहा उठ खड़ी हुई। पर नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। स्नेहा और नीलेश ठंडी हवा के झोंके की तरह आए थे। एक सप्ताह घूम फिर कर चले गए। उनके जाते ही घर में पुनः सन्नाटा पसर गया। एक दिन सुभाष हमेशा की तरह अपने लैपटॉप में डूबा था कि तभी नेहा आकर उसके गले में बाहें डालकर झूल गई। सुभाष हैरान था, ऐसे प्रेमपूर्ण स्पर्श को तो वह लगभग भूल ही चुका था। चलो खाना खा लें, ठंडा हो रहा है। सुभाष मेज पर रखी सामग्री को देखकर हैरान रह गया। फिर पूछा, कहाँ से मंगाया है ये सब? मंगाया नहीं है, मैंने खुद बनाया है। ऐसा खाना बाजार में कहाँ मिलता है? कहकर नेहा मुस्कुराई। उसने लाइट बंद करके सुगंधित मोमबत्ती जला दी थी, जिसकी सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई थी। काश स्नेहा दीदी और पहले आ जाती। सुभाष बोला। नेहा बोली, कुछ नहीं थी, पर चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह भी मन ही मन स्नेहा को धन्यवाद दे रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।